जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से बिहार में चुनाव को कंडक्ट कराया है, उस कंडक्ट में पूरी तरीके से धांधलियां स्पष्ट होती हैं। एसआईआर आने के बाद में जो 20 लाख वोट बढ़े, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी को जो टोटल वोट्स पड़े थे वो लगभग 19 पॉइंट समथिंग गए थे। बीजेपी को सहूलियत देने के लिए कि कहीं यदि हार जीत का फैसला कम होगा तो वहां पर यह काम करेगा। अब यह एसआईआर लगा करके भारत देश की जनता को परेशान करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बीजेपी के दफ्तर से चलने वाला एक तंत्र हो गया है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बिहार चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हो, लेकिन एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल लगातार जारी है। विपक्ष ने तो बकायदा मोर्चा खोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहां तक बता दिया है कि किन किन जगहों से यानी कि उत्तर प्रदेश में 50-50 हजार वोट कटने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सर्वोच्च न्यायालय से जस्टिस सूर्यकांत इस पर एक बड़ा फैसला भी सुनाने वाले हैं। लेकिन सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से हम इस विषय पर खास बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने ईवीएम का भी मुद्दा बड़ी ही बेधड़क तरीके से उठाया था। अब एसआईआर भी सुर्खियों में बना हुआ है और बिहार के नतीजों पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार का नतीजा हो या लोकसभा का नतीजा हो, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी जो इसके तंत्र है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से जिस प्रकार से चुनाव करा रही है, वह चुनाव मात्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का जो एक प्रक्रम है वही बस बचता है। बाकी सब चीज़ों पहले से ही रखे रहती है। अर्थात जिस दिन चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यमों से वह सिर्फ सर्टिफिकेट बांट देती है कि इस पोलिंग में ये व्यक्ति जीत गया। बाकी कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, कितनी प्रक्रिया सही थी, कितनी वाजिब थी, ये तो विभिन्न प्रकार के कटघरे में घेरे में है। एसआईआर इसलिए नहीं लाया गया। बिहार का जो चुनाव किया गया था उसमें एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत करते समय यह बोला गया था कि बिहार में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो एफिडेविट हम लोगों के पिटीशन में आया हुआ है उसमें घुसपैठिया तो छोड़ दीजिए, एक एफिडेविट में यह शब्द भी नहीं है कि कोई भी गलत नाम अभी तक किए गए थे। इसके साथ में पॉइंट नंबर 2, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से बिहार में चुनाव को कंडक्ट कराया है, उस कंडक्ट में पूरी तरीके से धांधलियां स्पष्ट होती हैं। अब उसमें ABCD आप क्रम से समझेंगे। पहला, जो एसआईआर के नाम लोगों के काटे गए थे लगभग 60 लाख के आसपास में, 65 लाख के आसपास में। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये 12-13 जो डॉक्यूमेंट्स हैं यह माने जाएंगे, जिसमें आधार कार्ड को भी अप्लाइड किया। फिर उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 20 लाख लोगों का वोट फिर से ऐड कर दिया। वो 20 लाख कहाँ से लोग आ गए? मुझे लगता है कि यही 20 लाख लोगों में से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अपने सेंटेंस की आपूर्ति करने के लिए, अपने खाना पूर्ति को रिपीट करने के लिए, बीजेपी को सहूलियत देने के लिए कि कहीं यदि हार जीत का फैसला कम होगा तो वहां पर यह काम करेगा। तीसरा, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से ईवीएम वीवीपैट की पर्चियां विभिन्न पोलिंग बूथों में पाई गई हैं, उससे स्पष्ट होता है, दृष्टिगोचर होता है कि भारत देश की जो फ्रंट मीडिया थी उसने तो नहीं कवरेज दिया, पर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और बड़े सारे चैनल्स जो बड़े पत्रकार रहे, जिनकी जमीन अभी भी देश के लिए जिंदा है, उन लोगों ने खुल के दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दंत विहीन हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई भी चीज की अपेक्षा रखना भी अब देश के लिए बेईमानी हो गया है। भारत देश की जनता की लड़ाई अब जनता को खुद लड़ने के लिए बड़े बड़े पत्रकारों ने अपने अपने इंटरव्यू में कहा। साथ ही साथ में एसआईआर आने के बाद में जो 20 लाख वोट बढ़े, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी को जो टोटल वोट्स पड़े थे वो लगभग 19 पॉइंट समथिंग गए थे, आप सबको पता है। जिसके साथ में बीजेपी 90 कितनी सीटें पाई हुई थी। इसके साथ में 89 सीटें जेडीयू जीतती है और उसका वोट बैंक भी आपको परसेंटेज में पता है। 89 मुख्य तौर पर बीजेपी जीतती है, 85 जो है जेडीयू जीतती है। करेक्ट, ठीक है, सॉरी। अब इसके साथ में आपने देखा कि 23%, अर्थात बीजेपी से और इसके साथ में जेडीयू से आरजेडी जो इंडिया अलायंस था वह 23% मोर देन वोट पाता है। और कितनी सीट जीतता है आप सबको पता है, 30-35 सीट आती है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जब 3% के मार्जिन में पूरे बिहार में इतने बड़े लेवल पर ये सारी चीजें होती है और ये दोनों पार्टियां जीत जाती हैं, तो क्या उनको सिर्फ और सिर्फ, यदि मैं जेडीयू की आरजेडी की स्पेशल सीटें बात करूं तो 25 के आसपास आती हैं, तो उनका भी तो ग्राफ रेट बढ़ना चाहिए, तो नहीं हुआ।
इसी के अच्छा, साथ मुझे सर ये जानना है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग से सीधे तौर पर सवाल किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग तो हलफनामा मांग लेता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह टीवी चैनल में बैठकर उसका जवाब देते हैं। तो क्या अब ये संदेह के घेरे में है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाएगा और जवाब गृह मंत्री देंगे? आजकल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बीजेपी के दफ्तर से चलने वाला एक तंत्र हो गया है। भारत देश के संवैधानिक पोस्ट से अब इसको हटा करके बीजेपी का एक पद मात्र बना देना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता कोई भी इलेक्शन कमीशन से प्रश्न किए जाते हैं तो सारे तड़तड़ा के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उसके साथ में होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से लेते हुए निचले पोलिंग लेवल तक के लोग उसमें घेर लेते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जवाब नहीं है। तो वह एक संगठन जो तैयार है उस संगठन के माध्यम से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करके अपने प्रश्नों का काउंटर ढूंढती है, और वो काउंटर ढूंढने के लिए सोशल इंजीनियरिंग में रखने वाले बीजेपी के बहुत सारे लोग होते हैं और उसका जवाब देते हैं, जो जनता के राइट्स को कंप्लीट तरीके से वॉयलेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर जनता सड़कों पर उतर कर एसआईआर का भी विरोध कर रही है, ईवीएम का भी विरोध कर रही है, तो ये तो लोकतांत्रिक देश है, जनता के हिसाब से मतदान होना चाहिए, या फिर चुनाव आयोग के हिसाब से मतदान होगा? देखिए, एसआईआर में जो विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां आ रही हैं उसमें एक तो जनता का जो कंप्लीट तरीके से वोटर राइट है उसको खत्म किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसके वोटरों को काटा जा रहा है। वो जो आपने बिहार के चुनाव से पहले सुना था कि अब घुसपैठिया बिहार में घुस गए हैं, अब धीरे धीरे अब वेस्ट बंगाल पहुंच गए, वहां भी चुनाव होने वाला है। अब उसके बाद क्रमशः होते हुए तो उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक लेवल में मिलेंगे आपको, पर एफिडेविट में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना है। बीजेपी बस उसको खूब फैलाएगी, घुसपैठिए आ गए हैं, और इसके साथ में पूरे भारत देश में व्यापक लेवल पर फैल जाएगा। इसी के साथ में विभिन्न प्रकार के जो बीएलओ ऑफिसर्स हैं जो सुसाइड्स कर रहे हैं, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गलत नीतियों का परिणाम है, जो कि एसआईआर में गलत तरीके से, इंटेंशनली तरीके से लोगों को टारगेट कर रही है, लोगों को पूरी तरीके से जो लोगों का नाम होना चाहिए उनका नाम कटवा रही है, अत्यधिक उन पे इनडायरेक्टली तरीके से लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रही है, जिसके वजह से वो बीएलओ जितने अभी तक में 16 दिनों में तकरीबन 28 बीएलओ की मौत हो गई। 28 जो बीएलओ मरे हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट बंगाल जैसे राज्य जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाए हैं, और जहां पर बीजेपी शासित चीजें नहीं है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा डर के काम करता है या मान लीजिए न्यूट्रल होकर काम करता है, उन राज्यों की सरकारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एफआईआर दर्ज कराई है। इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नोएडा में आज ही भी कोई बीएलओ जो है अभी हमने न्यूज देखा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। किसी साठ गांठ इनकी 100% श्योर है, जनता के सामने दिख रही है। बिहार चुनाव हो, मध्य प्रदेश चुनाव हो, छत्तीसगढ़ चुनाव हो, राजस्थान चुनाव हो, आपने देखा होगा कि इसके साथ में हरियाणा का चुनाव हुआ है जिसमें इतने सारे वोटर्स बढ़े। इसके साथ में आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस प्रकार से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसमें बिना किसी रोक लगाए, जबकि उसका मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का सेक्शन 4 स्पष्ट कहता है कि किसी भी चुनाव के दौरान पर वहां पर न तो वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, न उनको लाया जा सकता है, न ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है, न तो कोई सामग्री दी जा सकती है, और न ही डायरेक्ट कोई भी अमाउंट उनको डिपॉजिट किया है। यहाँ तो सरेआम सब कुछ हुआ है। आपने देखा होगा हिसार से गाड़ियां ट्रेन भर भर के भागलपुर गई, आप तो कवरेज कर रहे थे चुनाव की, पटना जा रही थी। तो क्या इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मेरे पिताजी ने कई बार लोकसभा लड़े, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि एक पर्ची भी बिना परमिशन की गाड़ी में किसी भी गाड़ी में पाई जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको फ्रीज करता है। कितने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक में ट्रेनों को जब्त कर लिया, कितना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो यहाँ के रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने परमिशन ली थी? क्या बीजेपी पार्टी ने रेलवे को यूज करने के लिए कोई परमिशन लिया था या नहीं लिया था? तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं कार्रवाई की अभी तक? साथ ही साथ में जो लोग उसमें बैठे हुए थे ट्रेनों में, आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया बड़े सारे इन्फ्लुएंसरों ने अपना अपना दिखाया, हम तो बड़े सोशल वर्कर हैं, हम इनको खाना दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया तुम बड़े सोशल वर्कर हो, कौन मना कर रहा है? पर ये भी बताइए कि चुनाव के दौरान पर क्या ये सोशल वर्करों का काम आता है? क्या बीजेपी के पट्टे बांध करके सारी चीजें हो सकती हैं? क्या सारी भारत देश की जनता नहीं देख रही है? क्या बिहार में जिन लोगों को घर में पहुंचाया गया, उनको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया गया, डायरेक्ट उनको
जो बेनिफिट देना था वो 10,000 खाते में डाले गए हैं। वो भी किए गए। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिख रहा? वो भी 1,10,00,000 घर के परिवार की महिलाओं को दिया गया। हर व्यक्ति 1,10,00,000 व्यक्ति यदि आपके साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्ट, तो जाहिर सी बात है यदि मेरी वाइफ के अकाउंट में पैसे आएंगे तो हम लोग सबको बताएगी, 4 अपनी फ्रेंडों को भी बताएगी, तो जिनका अभी नहीं आया होगा अगली बार आ जाएगा। इस प्रकार से आश्वासन भी हो जाते हैं। तो ये चुनाव के तरीके हो गए हैं। तो चुनाव बांटने से देश के न भविष्य बन जाएगा, न चुनाव पैसा बांटने से आप सरकार बना सकते हैं पर देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर सर इतनी तस्वीर साफ हो चली है तो क्या, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जाहिर तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का हम इंतजार करेंगे कि क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन इस SIR क्या आने वाले समय में रद्द होगा? मेरे 2 सवाल हैं। SIR में बहुत सारी कमियां हैं। 2003 में SIR को पहली बार किया गया था और हर साल प्रत्येक वर्ष में मेल फीमेल कितने गांव में बढ़ रहे हैं, कितने वोटर 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, उनका नाम जोड़ा जाता है, कितने लोग यहाँ के वोटर हैं, कितने लोग उस पोलिंग से हट के दूसरी पोलिंगों में देश के किसी भी राज्य में चले गए। जब प्रत्येक वर्ष होता है तो SIR की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जान के एक तरीका अप्लाई किया है, जिससे जिस प्रकार से कभी आधार कार्ड की लाइन लगती थी, तो कभी नोटबंदी की लाइन लगती थी देश में, तो कभी रातों रात आप लोगों को पता होगा कि तो कई फरमान जारी होता है उसके लिए लगती है, GST को लेकर के। अब यह SIR लगा करके भारत देश की जनता को परेशान करना है। भारत देश की जनता को पूरी तरीके से ये किस तरीके से उनको डिस्ट्रक्ट किया जाए, और परसिमन की लाइन पर जहां जहां पर विभिन्न पार्टियां लोकसभा या विधानसभा के लेवल पर जीती हैं वहां पर उसको हिट किया जाएगा, और उस टारगेटेड जगहों पर वहां पर कहीं पर 50,000 वोट काटे जाएंगे, इधर से उधर किए जाएंगे, कहीं पर 20,000 काटे जाएंगे, वहां पर उल्टे सीधे करे जाएंगे। ये सब करने के तरीके होंगे और बीजेपी यही कराने के लिए SIR लाई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही कर रही है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इन ग्राउंडों के आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं और इसको वहां पर खासकर एक समदर्शी भाव से जहां पर भी हो उनमें जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। पर जो जबरदस्ती के काम कराए जा रहे हैं जनता को परेशान करने वाले, जब 2003 से लेकर के अभी तक कराए जा रहे हैं प्रत्येक वर्ष में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको खारिज होना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो कर रहा है, और मुख्य तौर पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जेल तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, पप्पू यादव ने किस कंटेंट में कहा ये तो मुझे नहीं पता है, पर जिस प्रकार से अभी ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत देश के पूरे संविधान के तंत्र को उन्होंने खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं, और साथ में भारत देश की जनता के जितने भी कानूनी अधिकार थे उनको पूर्णतया खत्म कर दिए हैं। इस आधार पर ये सिर्फ इनको बचाने का एक ही माध्यम अभी तक बचा हुआ है, जो कि पार्लियामेंट में 2023 में एक बिल लाया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में उसके सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केसेस अब नहीं फाइल हो सकती। इस वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं, जो कि भविष्य में मुझे लगता है कि ये बिल ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उससे पिटीशन है और अभी चीफ जस्टिस जो हैं हमारे नए आ गए हैं और उनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी वो अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो ये होंगे और फिर उसके बाद ज्ञानेश कुमार को जेल जाने में कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर तौर पर वर्ष 2023 में जो लॉ लाया गया था जिसके तहत चुनाव आयुक्त पर ना कोई आप मुख्य तौर पर सवाल खड़ा कर सकते हैं और ना ही उन पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि आज नहीं तो कल हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नया कानून लाया गया है जो तानाशाही को बढ़ावा दे रहा है उसे रद्द करवाएंगे, और जस्टिस सूर्यकांत जो नए न्यायाधीश बने हैं उन पर पूरा भरोसा है कि वो SIR पर एक कड़ा फैसला सुनाएंगे और लोकतांत्रिक देश में एक सही और सटीक संदेश जाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल उल्टा चश्मा UC को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा UC।